नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तब सड़क पर पानी भरने के बाद बीजेपी तरह तरह के प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री से जब जलभराव पर सवाल हो रहे हैं तो वो तरह तरह की दलीलें दे रही हैं। अभी मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जलभराव शुरू हो गया है। कभी घुटने तक पानी है तो कहीं कमर तक। ऐसे हालात में बीजेपी के नेता खूब सियासी हल्ला मचाते थे, लेकिन जब खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बन गया तो सवाल हजम नहीं हो रहा। कि बारिश आती है जब तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी अभी दिल्ली की असली तस्वीर आनी बाकी है और तब देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री क्या कहती हैं। देश की राजधानी के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं। भोपाल के विवादित ब्रिज को लेकर आखिरकार प्रशासन जाग गया है। रेलवे ने पुल की डिजाइन बदलने के लिए अतिरिक्त जमीन देने पर सहमति जताई है। अब पुल को 90 डिग्री की बजाय घुमावदार बनाया जाएगा। जिसने भी भोपाल के ऐशबाग में बनाए ब्रिज देखा उसका सिर चकरा गया, क्योंकि ब्रिज को करीब 90 डिग्री के घुमाव के साथ बनाया गया था, यानी गाड़ियां पहले सीधे जाएंगी और फिर 90 डिग्री का टर्न लेंगी। सोशल मीडिया पर इस बात की बहस छिड़ गई कि आखिर ये किस विद्वान का काम है। अब जानकारी आ रही है कि पुल के ऊपर रेलिंग तोड़कर 90 डिग्री वाले टर्न को घुमावदार बनाया जाएगा, जैसे कि बाकी पुल बनते हैं। जिस तरीके से करोड़ों रुपए बर्बाद किए, इसका जिम्मेदार कौन है कि आज फिर करोड़ों रुपए लगाने के बाद हम फिर करोड़ों रुपए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मोहन यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि किसकी ये गलती है। इस पुल को बनाने में 8 साल लगे, 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऐसे में सवाल तो जायज है कि आखिर किसकी वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हुए और क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई भी होगी या नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अचानक कुल्लू के एक सरकारी स्कूल में पहुंच गए। इस दौरान सुक्खू ने बच्चों से कई जनरल नॉलेज के सवाल किए। जवाब ऐसे मिले कि सुक्खू भी सोचने पर मजबूर हो गए। स्कूल की प्रार्थना सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू ने छात्रों से सबसे पहला सवाल देश के राष्ट्रपति को लेकर किया। देश के राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी। सुक्खू यही नहीं रुके, पूरे मूड में थे, लिहाजा छात्रों से एक और सवाल किया, लेकिन जो जवाब मिला उसे सुनकर सीएम ने भी सिर पकड़ लिया। देश की राजधानी कौन सी क्या है? देश की राजधानी शिमला। छात्रों की जनरल नॉलेज खराब होने पर सुक्खू स्कूल के प्रिंसिपल पर भड़क गए और बच्चों को जनरल नॉलेज की कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए। दायित्व भी बनता है कि आप प्रशासन के द्वारा जनरल नॉलेज की क्लासेस आप लीजिए। 10th के बच्चों को देश की राजधानी का नहीं पता, देश की राष्ट्रपति का नहीं पता, ये क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी है, इसी में तो सुधार करना है। हालांकि ऐसा नहीं था कि सभी बच्चों ने गलत जवाब दिए। कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सवालों का सटीक जवाब दिया, जिस पर सीएम ने ताली भी बजाई। कौन है राष्ट्रपति? लेकिन सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में सामान्य ज्ञान न होना बताता है कि आज भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तरह तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया पेज चलाया जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पटना के साइबर थाने पहुंच गए और आरोप लगाया कि बीजेपी के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया पेज चलाया जा रहा है। बीजेपी ने इसका आरोप सीधे सीधे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर लगा दिया है। जब से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का रैली फेल हुआ है, 10 लाख आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पेज पर प्रशांत किशोर की क्लिप को भी दिखाया। अब प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल की इस समझ पर सवाल उठा दिए हैं। इस आदमी को कोई समझ नहीं है, ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। उधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी के नाम से 18 फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। महाराष्ट्र में पहली से 5वीं कक्षा तक के लिए छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का आदेश फडणवीस सरकार ने वापस ले लिया है। इसके बावजूद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ आग उगली और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दुकानों में जाकर हिंदी की किताबें फाड़ दी। विरोध जताने के लिए हिंदी की किताबें भी जलाई। साथ ही दुकानदारों को हिंदी की किताबें न बेचने की धमकी दी। आम्ही निषेध सरकारचा आम्ही करतोय आणि पूर्णपणे हा निषेध करून
राज ठाकरे ने अनिवार्य रूप से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा देखील एक उत्तम सुंदर भाषा आहे, परंतु ती त्या एका राज्याची भाषा आहे, ती काही राष्ट्रीय भाषा नव्हे। तुम्ही आमच्या राज्यावरती तिसरी भाषा लादण्याचा का प्रयत्न करताय आणि शाळा ह्या हिंदी कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू। वहीं महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने अपने पहले के आदेश में अनिवार्य शब्द को हटा दिया है। आता आपण असं म्हटलेलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल, पण आता आपण ती अनिवार्यता काढून टाकलेली आहे आणि कुठलीही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय आपण विद्यार्थ्यांना दिलेला आहे। राज ठाकरे पहले भी हिंदी को लेकर विरोध जता चुके हैं। अब बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस ने हिंदी को लेकर नया रुख अपनाया है। लुधियाना में आज पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब हाथापाई हुई। बीच सड़क पर ही पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती रही। कांग्रेस ने पंजाब सरकार पर उपचुनाव प्रचार में धांधली का आरोप लगाया है। नजायज कर दिए नहीं। पुलिस जब कांग्रेस कार्यकर्ता भारत भूषण को पकड़ने दफ्तर पहुंची तो गेट बंद मिला। पहले तो पुलिस ने काफी देर तक गेट खुलवाने की कोशिश की। इसके बाद भी जब गेट नहीं खुला तो पुलिस जबरदस्ती अंदर घुस गई और नेताजी को घसीटकर बाहर ले आई। बाहर लाते ही कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस का विरोध करने लगे। पुलिस ने भारत भूषण को गाड़ी में ले जाना चाहा, लेकिन सड़क पर ही हाथापाई होने लगी। आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की पुलिस ने पिटाई भी की। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार पर लुधियाना पश्चिम सीट के लिए उपचुनाव प्रचार के दौरान राशन बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया था। अब बात करते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सोनम के राज से भी पर्दा लगातार उठ रहा है। इस बीच सोनम से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने हत्याकांड में एक नया मोड़ ला दिया है। क्योंकि दावा है कि सोनम रघुवंशी संजय वर्मा नाम के एक शख्स से लगातार संपर्क में थी और वो उससे घंटों बात कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सोनम ने करीब एक महीने में इस शख्स से 234 बार बात की। ऐप पर ये नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच दोनों में 234 बार बातचीत हुई है। लेकिन अचानक 8 जून को रात करीब 11:30 बजे वो नंबर बंद हो गया और 8 जून की रात को ही गाजीपुर में मिली थी सोनम। संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद ये अंदेशा और गहरा गया कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में सिर्फ राज कुशवाहा ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस नंबर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस बीच खबर है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर भी छानबीन शुरू कर दी है। इस बीच राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। छानबीन के दौरान पता चला कि सोनम एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल इस्तेमाल करती थी, लेकिन राजा की हत्या के बाद से ही सोनम के तीनों फोन गायब है। जानकारी के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या के बाद मर्डर स्पॉट पर ही अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए थे। सोनम ने हत्या के बाद तीनों फोन आकाश को दे दिए। आकाश ने सोनम के तीनों फोन को तोड़ दिया। हालांकि सोनम ने तीनों फोन में से एक का सिम अपने पास रख लिया, जबकि राजा का फोन सोनम ने खुद तोड़ा और विशाल ने राजा के फोन को खाई में फेंक दिया। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम का एक फोन इंदौर में एक्टिव हुआ था। दरअसल व्हाट्सएप चेक करने के लिए सोनम ने अपना सिम एक्टिव किया था और यही गलती उसकी आखिरी भूल साबित हुई, क्योंकि सिम एक्टिव होते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। फिलहाल शिलोंग पुलिस सोनम के तीनों फोन रिकवर करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। इंदौर, गुवाहाटी और यूपी के कई जिलों में पुलिस सर्च कर रही है। सोनम की शादी राजा रघुवंशी से पहले धार में होने वाली थी। धार के कारोबारी के बेटे के लिए सोनम की शादी का रिश्ता आया था और कुंडली भी मिल गई थी, लेकिन एक पंडित के कहने पर रिश्ता तय होते होते रह गया। पंडित ने सोनम की कुंडली देखकर कुछ ऐसा कहा कि लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। दरअसल सोनम की शादी के लिए धार के कारोबारी हरीश रघुवंशी के बेटे से विवाह का प्रस्ताव आया था। विवाह की बात चली तो दोनों के गुणों का मेल मिलाप किया गया। दावा है कि इसमें दोनों के 25 गुण मिल भी गए थे, लेकिन हरीश रघुवंशी ने इस मामले में पंडित से बात की तो उन्होंने शादी नहीं करने की सलाह दी। पंडित ने साफ कहा कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है, अगर शादी हुई तो परिवार बिखर जाएगा, शादी के बाद बेटे की मौत हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनते ही हरीश रघुवंशी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसका मंगल और राहु जरा बहुत खराब है इसका। अच्छा, तो क्या आशंका थी सर उसमें? तो शंका ये था कि किसी एक का भी जोड़ा पंडित हो जाएगा दोनों में से।
हरीश रघुवंशी को जैसे ही राजा की हत्या की खबर मिली, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बच गया। सोनम के परिवार पर भी कई तरीके के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ उसके भाई गोविंद के भी शामिल होने का शक जताया है। साथ ही सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। इस मामले में जब सोनम के भाई गोविंद से पूछा गया तो उसने साफ कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। मगर अगर उनको किसी पे भी शक है तो वो बिल्कुल करा सकते हैं जांच। आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए हमने कोई पाप नहीं करा है। मेघालय पुलिस जल्दी गोविंद को पूछताछ के लिए शिलोंग बुला सकती है। दरअसल सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही गोविंद भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। वो खुद को राजा के परिवार के साथ खड़ा होने का दावा करता रहा है। गोविंद कई बार ये बयान भी दे चुका है कि अगर सोनम दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल गोविंद भी सवालों के घेरे में है। शिलोंग में सोनम और दूसरे आरोपियों से पूछताछ हो रही है तो दूसरी ओर मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर पहुंची और सोनम के ठिकानों पर पड़ताल की गई। खासतौर पर जिस घर में सोनम दुल्हन बनकर 4 दिन तक रही, यानी कि राजा रघुवंशी के घर पर, जिसके लिए शिलोंग पुलिस राजा रघुवंशी के घर पहुंची और परिवार वालों से सोनम के बारे में पूछताछ की। पूछा हमने पूछा था तो शादी के बाद जो 4 दिन रही है तो आप लोगों का घर इसमें कैसा रहा, कैसा नहीं रहा है। तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, गेट का मैंने लगा था, वो शकल देख नहीं पाता कभी आया। हालांकि इस दौरान शिलोंग पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। शिलोंग से मिल जाएगा, शिलोंग से। इसके बाद शिलोंग पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जिसमें सोनम मर्डर के बाद इंदौर आने पर रुकी थी। इंदौर के देवास नाके में उस फ्लैट की गहन जांच की गई। राजा रघुवंशी हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने के लिए इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस मुख्य आरोपी सोनम के मायके भी गई। सोनम का भाई गोविंद गली के मोड़ पर ही जांच दल का इंतजार कर रहा था। जांच दल में शामिल तीनों अफसरों को गोविंद ही अपने घर पर ले गया था और उसके बाद गहन पूछताछ हुई और घर में दाखिल होते ही पुलिस ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बताया गया कि शिलोंग पुलिस ने सोनम के घर वालों से कई सवाल किए। जो सोनम है उनके घर पर शिलोंग पुलिस पहुंची है और अब यहां पर पूछताछ की जा रही है। इसी घर के अंदर अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बताया गया कि शिलोंग पुलिस ने सोनम के परिवार वालों से उसके व्यवहार और कामकाज को लेकर पूछताछ की। राज और सोनम के रिश्ते के बारे में भी सवाल पूछे गए। इसके अलावा पुलिस ने घर में रखे सामान को भी खंगाला। प्यार में धोखे की एक कहानी गोवा से भी सामने आई। बेंगलुरु से गोवा शादी करने पहुंचे एक कपल की लव स्टोरी उस वक्त हेट स्टोरी में बदल गई जब शादी से पहले ही लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में ये वही आरोपी युवक है जो अपनी शादी की प्लानिंग के लिए बेंगलुरु से गोवा आया हुआ था। लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने अपनी प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और लाश जंगल में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और लड़की की लाश बरामद कर ली। वहीं आरोपी की पहचान संजय केविन के तौर पर हुई है, जबकि मृतका का नाम रोशनी मोसेस है। दोनों ही बेंगलुरु के रहने वाले थे। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हो गया और आरोपी युवती की हत्या के बाद बेंगलुरु भाग गया। सोनम रघुवंशी की बेवफाई के किस्सों के बीच महाराष्ट्र से मोहब्बत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। ये कहानी है 93 साल के बुजुर्ग और उनकी पत्नी शांताबाई। बुजुर्ग पति पत्नी संभाजी नगर के ज्वेलरी स्टोर में पहुंचे तो उनको देख वहां के कर्मचारियों को लगा कि दोनों पैसे मांगने आए हैं। तभी बुजुर्ग ने अपनी जमा पूंजी ज्वेलरी स्टोर के काउंटर पर रख दी और कहा कि वो अपनी पत्नी शांताबाई के लिए एक मंगलसूत्र खरीदना चाहते हैं। पैसे गिने गए तो 1120 रुपए निकले, जबकि मंगलसूत्र बहुत महंगा था। मंगलसूत्र की कीमत जानकर बुजुर्ग मायूस हो गए, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति का प्रेम देखकर दुकान के मालिक भावुक हो उठे। उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को वो मंगलसूत्र मुफ्त में देने की बात कही, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति ने 1120 रुपए देने की जिद की, जिसके बाद दुकानदार ने आशीर्वाद के तौर पर उनसे सिर्फ 20 रुपए लेकर मंगलसूत्र दे दिया। हाँ, मला तुमच्या हिशोबाने काय द्यायचे ते द्या। 1000 रुपये नको, पांडुरंगाचा आशीर्वाद आणि तुमचा आशीर्वाद असला सगळं कल्याणच कल्याण आमचं। बुजुर्ग दंपत्ति के प्रेम और ज्वेलरी स्टोर के मालिक की दरियादिली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। देखते ही देखते दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। हालात बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलानी पड़ गई। हंगामा, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि अमरोहा के इस गांव में बीते कुछ पलों में क्या कुछ घटा है। दरअसल गाड़ी टकराने के विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि लोग आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा करने पर उतर आए। लोगों ने आरोप लगाया है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने न केवल उनके घरों को आग के हवाले किया बल्कि मारपीट भी की।
मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह हालात को काबू में किया गया। फिलहाल गांव में हालात सामान्य हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना अमरोहा के दौलतपुर पृथ्वीपुर गांव की है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में एसी लगवाते हैं, लेकिन यही एसी कई बार लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है। नोएडा में एक बार फिर से एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लगी। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 36 की है, जहां देर रात एसी में ब्लास्ट होने से घर के अंदर भीषण आग लग गई और पूरा कमरा लपटों में घिर गया। लपटें इतनी भयंकर थी कि पूरे मकान को उसने अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही इस आग के चलते घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अहमदाबाद विमान हादसे में रमेश विश्वास तो जिंदा बच गए थे, लेकिन उनके भाई अजय रमेश की हादसे में जान चली गई। आज जब रमेश विश्वास ने भाई की अर्थी को कंधा दिया तो फूट फूट कर रोने लगे। अस्पताल से छुट्टी मिली तो रमेश विश्वास सीधे दीव पहुंच गए, लेकिन जब छोटे भाई की अर्थी का बोझ कंधे पर आया तो आंखों से सैलाब बहने लगा। रमेश विश्वास के चेहरे पर पट्टी बंधी थी और वो इसी हालत में भाई की अर्थी को कंधा दे रहे थे और रह रहकर रोने लग रहे थे। अहमदाबाद हादसे में रमेश विश्वास इकलौते शख्स हैं जो जिंदा बचे हैं। कल उनका एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्लेन क्रैश के बाद मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर निकलते दिख रहे थे। असम के सिलचर में पुल गिर जाने की वजह से 2 ट्रक नदी में ही फंस गए। पुल गिरने की वजह से गुवाहाटी का कई राज्यों से सड़क संपर्क टूट गया है। फिलहाल पुल की मरम्मत का काम जारी है। हादसे के वक्त 2 ओवरलोडेड ट्रक पुल से गुजर रहे थे। जैसे ही वो बीचों बीच पहुंचे तभी पुल भर कर गिर पड़ा। वीडियो में देख सकते हैं कि नदी के बीच में दोनों ट्रक फंसे हुए हैं। दोनों ट्रकों पर भारी भरकम पत्थर लदा हुआ है। तय मानक से ज्यादा वजन होने के कारण पुल ढह गया। पुल टूटने के बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत का काम शुरू किया। आसपास के लोग सड़क की दूसरी तरफ जाने के लिए अब नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। इस पुल की 1 महीने पहले ही मरम्मत की गई थी। पुल के टूटने की वजह से गुवाहाटी का त्रिपुरा और मिजोरम के कई जिलों से संपर्क टूट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।